पिछली कक्षा में हम लोग न्यू आर्किटेक्चर और अलग अलग चीज़ों की बात कर रहे थे और पिछली कक्षा को हम लोगों ने न्यू आर्किटेक्चर के तहत आने वाले बी डॉक्टर के इस्लामिक, हिंदू, ब्रिटिश और मॉडर्न आर्किटेक्चर के समावेश तक देखा था। अब हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे और अपने इस अध्याय जिसमें हम लोगों को आर्ट और आर्किटेक्चर, पेंटिंग और लिटरेचर, इन सारे चीजों की बात करनी है जो आप लोगों को आपकी कक्षा 8 में इतिहास के अंतर्गत पढ़ना है। अब इस अध्याय को इस कक्षा के माध्यम से और आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पृष्ठ संख्या 123 पर हैं और आप लोगों की जो पढ़ाई हो रही है, जो मैं पढ़ा रहा हूं, वो पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार पढ़ा रहा हूं। और यह जो सामने आप लोगों को दिख रहा है, यह डिजिटल फॉर्मेट है। पारस प्रकाशन पुस्तक का पृष्ठ संख्या 123 आप लोग को दिख रहा है स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, पिछली कक्षा में जहां रुके थे उससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की। बट यहां पर लिखा हुआ है द क्राइटेरियन, बट द क्राइटेरियन वाज नॉट टू रिपीट, नॉट टू बोरो, बट टू क्रिएट डेफिनिट न्यू स्टाइल ऑल टुगेदर। अब जो बी डॉक्टर की बात हो रही थी, अशोका होटल की बात हो रही थी और अलग अलग चीजों की बात हो रही थी, तो वहां पर बात यह हो रहा था कि इन्होंने हिंदू, इस्लामिक, ब्रिटिश और न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया था, सबको मिश्रित किया था। लेकिन यहाँ पर जो आधार था इनका वो ये था कि ना तो किसी चीज को रिपीट किया जाए, बार बार दोहराया जाए, ना तो किसी चीज को खरीदा जाए। यहां पर क्या किया जाए तो एक नया स्टाइल जो है वो बनाया जाए और उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़े। भले ही हम अलग अलग लोगों से इंस्पायर हों, अलग अलग लोगों से प्रोत्साहित हों, अलग अलग स्कल्पचर से, अलग अलग आर्किटेक्ट से प्रोत्साहित हो, मोटिवेट हो, इंस्पायर हो, लेकिन बनाए अपना ऑल टुगेदर। A new concept in design came with the trade fair। अब जो नए नए जो डिजाइन के जो नए नए धारणा है वो ट्रेड फेयर यानी कि कहें तो व्यापार वाला जो मेला है उसके आधार पर उसके तहत आता था। बिल्डिंग हॉल एंड देयर सब्सिडरीज बिकम अ मेजर टास्क। बड़े बड़े सभागार, बड़े बड़े हॉल और उनके जो अलग अलग जो कमरे और अलग अलग जो उससे जुड़े हुए रूम और अलग अलग बाथरूम वगैरह ये सारे थे, ये बनाना एक बहुत बड़ा कार्य हुआ करता था। इनफैक्ट वास्तव में दिस वाज द टर्निंग पॉइंट इन इंडियन मॉडर्न आर्किटेक्चर। यह कहें तो एक तरीके से भारतीय आधुनिक वास्तुकला का एक टर्निंग पॉइंट रहा। एक व्यापक तौर पे जो बदलाव वाला स्थिति था वो यहां पर आता है। रॉ कंक्रीट विच कुड बी cast, the site itself proved to be the most suitable material for building along with iron and steel। चाहे वो रॉ कंक्रीट जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके साथ साथ आयरन और स्टील, ये सारे जो है वो मुख्य सामान के तौर पर हुआ करते थे, होते हैं और हमेशा होते रहेंगे वास्तुकला में, यानी कि अगर बिल्डिंग वगैरह बनाना है तो। दिस हैड बीन सीन अर्लियर ड्यूरिंग बिल्डिंग चंडीगढ़ एंड अहमदाबाद। जब चंडीगढ़ और अहमदाबाद को बिल्ड किया जा रहा था तो उस समय भी इन सारे चीजों की जो महत्वता थी वो देखा जा सकता था। मैसिव न्यू बिल्डिंग इन स्टार्क कंक्रीट सीम्ड टू बी हेराल्ड इन अ न्यू वर्ल्ड। जो स्टार्क कंक्रीट से बना हुआ जो मैसिव, जो बड़े बड़े गगनचुंबी जो नए नए बिल्डिंग, नए नए इमारतें थी, नया नया भवन था, वो एक तरीके से देखा जाए तो नए दुनिया का, न्यू वर्ल्ड का एक मील का पत्थर साबित हो रहा था। इन दिल्ली ब्रांड न्यू हाई राइज कंस्ट्रक्शन स्प्रैंग अप। दिल्ली में भी नए नए हाई राइज यानी कि बड़े बड़े इमारत, गगनचुंबी इमारतें बन रहे थे, बनाए जा रहे थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। The open area around Connaught Place originally in Lutyens plan underwent a sea of change। अगर हम लुटियंस प्लान के तहत, नीति के तहत देखें, शुरुआती नीति के तहत देखें, तो जो कनॉट प्लेस, जो दिल्ली का जो मिडिल वाला हिस्सा है जिसे सीपी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, कनॉट प्लेस कहते हैं फुल फॉर्म में, अगर उसके आसपास के एरिया को देखा जाए तो वो भी एक बहुत बड़ा बदलाव हासिल किया भारतीय स्वतंत्रता से लेकर अभी तक। जो भारतीय स्वतंत्रता के समय जो कनॉट प्लेस वाला एरिया था और अभी वाला जो कनॉट प्लेस एरिया है, इन दोनों के बीच के अंतर को देखकर यह सीधा सीधा
समझा जा सकता है कि यहाँ पर आर्किटेक्चर ने अपना कितना बड़ा योगदान दिया है, आर्किटेक्ट ने अपना कितना बड़ा योगदान दिया है। लार्ज बंगलो गेव वे टू टॉल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, अ फीचर नाउ बिकमिंग कॉमन टू ऑलमोस्ट ऑल मेजर सिटीज इन इंडिया। अब क्या हुआ कि जो पहले बड़े बड़े बंगलो बनते थे, बड़े बड़े घर बनते थे, बड़े ज्यादा से ज्यादा जमीन में बड़े बड़े घर बनते थे, लंबे चौड़े घर बनते थे, अब उसके जगह पर गगनचुंबी इमारतों का कंसेप्ट आ गया है। पहले ज्यादा जमीन पर 1 तल्ला 2 तल्ला घर बनता था, अब कम जमीन पे 10 तल्ला 20 तल्ला 50 तल्ला तक घर बन जाता है। फिर यहाँ पे ये जो है ये भारतीय और वर्ल्ड आर्किटेक्चर में बहुत बड़ा बदलाव है जो देखा जा सकता है कि पहले लोग ज्यादा जमीन में घर बनाते थे, ऊंचाई ज्यादा नहीं होता था, अब कम जमीन में ऊंचे ऊंचे इमारतें बन रही हैं, ऊंचा ऊंचा इमारत भवन बन रहा है। द एशियाड विलेज वाज बिल्ट एज अ कोलोसल complex with more than 800 resident unit, landscape court, a street, restaurant and shops, all creating to a sports person who assembled here at the Asian Game। अब फिर यहां पर बात हो रही है एक एशियाड विलेज की। जो एशियन गेम, जब भारत में एशियन गेम हो रहा था तो उस समय एशियाड विलेज बना। एशियाड विलेज में लगभग 800 रेसिडेंशियल यूनिट, मतलब 800 फ्लैट बने। 800 फ्लैट के साथ वहां पर कोर्ट यानी कि वहां पर खेलने वाले जगह बने, उसमें वॉक करने वाला यानी कि वहां पर टहलने वाला भी जगह उसी कैंपस में है। वहीं पर रेस्टोरेंट, खाने पीने की भी जगह है, वहीं पर दुकान भी है जहां से सामान वगैरह खरीदा जा सकता है, कैटरिंग फैसिलिटी भी है। ये सब जो है ये वहां पर रहने वाले व्यक्तियों को मिलेगा। और वहां पर रहने वाले व्यक्ति कौन होंगे? तो स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, क्योंकि एशियाड विलेज है, एशियन गेम के लिए बना है, गेम जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो होंगे सो स्पोर्ट्स पर्सन रहेंगे। तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो भारतीय आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा स्वर्णिम उदाहरण है, गोल्डन एग्जाम्पल है। द डिजाइन ऑफ बहाई टेम्पल इन न्यू दिल्ली इज इंस्पायर्ड बाय द लोटस, द सिंबल ऑफ प्यूरिटी। जो बहाई टेम्पल है, जो मैंने पहले ही बात किया था, पिछली ही कक्षा में बात किया था, पिछले कक्षा में बात किया था, बहाई टेम्पल जो बहाई धर्म का एक मंदिर है नई दिल्ली में, वो बनाया गया। वो किस चीज से प्रभावित होकर बनाया गया? तो शुद्धता वाले पुष्प कमल से प्रभावित होकर बनाया गया, कमल के डिजाइन का बनाया गया। इसीलिए इस बहाई टेम्पल, बहाऊ धर्म के इस मंदिर को लोटस टेम्पल या हिंदी में कमल मंदिर कहते हैं। Surrounded by 9 large pool of water, the 9-side temple is made of petal of white concrete which are covered with white marble panels 70 meter in diameter and over 34 meter high। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तो इसका तकनीकी स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है इस बहाई टेम्पल, बहाऊ धर्म के मंदिर यानी कि कमल मंदिर का। अंग्रेजी में कहें तो लोटस टेम्पल का। तो लोटस टेम्पल जो है वो बना किस लिए? तो बहाई धर्म का प्रार्थना स्थल के तौर पे बना था, बहाऊ धर्म के प्रार्थना स्थल के तौर पे बना था। किस आधार पे बना था? तो शुद्धता के आधार पे बना था। शुद्धता के लिए उन्होंने किसका उदाहरण लिया? तो कमल का उदाहरण लिया, और कमल को ही यहाँ पर नाम दिया गया, और इस मंदिर को नाम दे दिया गया कमल मंदिर, कहें तो अंग्रेजी में लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल में 9 लार्ज पूल ऑफ वाटर, यहाँ पे 9 जो है बड़े पानी के जो है वो पोखर या फिर कहें तो पुल हैं। द 9-side टेम्पल इज मेड ऑफ पेटल ऑफ व्हाइट कंक्रीट एंड विच आर कवर्ड विथ व्हाइट मार्बल। ये जो इसके 9 साइड हैं इस मंदिर के, इस टेम्पल के, वो किस चीज से बने हुए हैं? तो व्हाइट कंक्रीट और व्हाइट मार्बल से बने हुए हैं, जो 70 मीटर डायमीटर का है, यानी कि डायमीटर में 70 मीटर है और ऊंचाई जो है वो 34 मीटर है, यानी कि चौड़ाई 70 मीटर और ऊंचाई जो है वो 34 मीटर का है इस कमल मंदिर का। द टेम्पल वाज डिजाइन्ड बाय फरीबुर्ज सभा। इसको किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो फरीबुर्ज सभा के द्वारा डिजाइन किया गया था वर्ष 1980 में, और कंप्लीट होकर बन गया वर्ष 1986 के दिसंबर में। Indian architect came in turn with the rapidly expanding need of the consolidation of a space and width, thus compromised on
द हाइट। अब जो इंडियन आर्किटेक्ट थे वो क्या कर रहे थे, अब उन्होंने देखा कि अब हमें जो घर बनाना है, हमें जो इमारतें बनानी है, वहां पर स्पेस रहना चाहिए, चौड़ाई अगर चाहिए तो चौड़ाई चाहिए तो ऊंचाई कम होगी, ऊंचाई चाहिए तो चौड़ाई कम होगी, मतलब यहां पर चौड़ाई ऊंचाई दोनों को वैल्यू दिया गया। लेकिन पहले जो बड़े बड़े बंगलो बनते थे, चौड़े चौड़े बंगलो बनते थे, अब उसके जगह पे ऊंचाई को ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। और आज भी अगर हम देखें तो गगनचुंबी इमारतें या फिर कहें तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है वो देखने को बहुत मिलता है। हाई राइज कंस्ट्रक्शन इन द, यहां पे मिसप्रिंट है, एच लिखा हुआ है, THE होगा। हाई राइज कंस्ट्रक्शन इन द वेस्ट फॉर्म द बेसिक मॉडल बट इंडियन बिल्डिंग स्टिल लैक द स्लीकनेस ऑफ अ मॉडर्न वेस्टर्न एडिफिस। ये जो हाई राइज कंस्ट्रक्शन है, जो ऊंचे ऊंचे इमारत है, भारत में चौड़े चौड़े इमारत हुआ करते थे, जमीन ज्यादा ऊंचाई कम इमारत का, और एरिया ज्यादा हुआ करता था, डायमीटर ज्यादा हुआ करता था, हाइट कम हुआ करता था। लेकिन वेस्टर्न स्टाइल को देखकर कम जमीन पे हाइट ज्यादा और चौड़ाई कम करके आर्किटेक्ट स्टाइल जो है वो भारत में यूज होने लगा। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो जो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट है, जो हाई राइज में, वहां पर भारत अभी भी लैग करता है, क्योंकि अपना स्टाइल तो है नहीं, दूसरे की कॉपी कर रहे हैं, तो दूसरे की कॉपी करने में तो थोड़ा सा प्लस माइनस होगा ही। जो अपना स्टाइल है चौड़ा चौड़ा घर बनाने का, वो अब खत्म होता जा रहा है और हाई राइज बिल्डिंग जो है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 123 से 124 पर आ रहे हैं, और 124 पे एक चित्र दिया हुआ है जिसका नाम है रविंद्र नाट्यशाला, जो आप सामने देख रहे हैं स्मार्ट बोर्ड पर, पारस प्रकाशन पुस्तक के पृष्ठ संख्या 124 पर, और यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं इस रविंद्र नाट्यशाला को। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं म्यूजिक की। अब न्यू आर्किटेक्चर की बात हो गई, न्यू आर्किटेक्चर के बाद अब बात होगी म्यूजिक की, यानी कि अब बात होगी संगीत की। संगीत के बारे में क्या लिखा हुआ है, इंडियन क्लासिक म्यूजिक इज बेस्ड ऑन द रागाज which are scale and melodies that provide the foundation of the performance। भारतीय क्लासिक म्यूजिक की बात की जाए तो वो किस चीज पर आधारित है, तो राग पर आधारित है। और राग जो है वो किसी भी परफॉर्मेंस में, किसी भी जो नृत्य वाले जो कार्य हैं उसमें एक मेलोडी के तौर पर, या फिर कहे तो उसमें एक सुंदरता के तौर पर अपना योगदान देता है राग। और राग ही भारतीय क्लासिक म्यूजिक का आधार है। अनलाइक वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक दैट इज डिटर्मिनिस्टिक, इंडियन क्लासिक म्यूजिक अलाउज फॉर अ मच ग्रेटर डिग्री ऑफ पर्सनलाइजेशन ऑफ द परफॉर्मेंस। अगर हम दो म्यूजिक को कंपेयर करें, दो म्यूजिक स्टाइल का कंपैरिजन करें, तुलना करें, वेस्टर्न म्यूजिक स्टाइल का, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक का और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का, तो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक जो है वो एक तरीके से निर्धारित होता है, जैसे है वैसे ही करना होता है। जबकि भारतीय क्लासिकल म्यूजिक में जो परफॉर्मर है वो अपने आधार से अलग अलग चीजों को बदल सकता है, अपने कलात्मक आधार से अलग अलग चीजों को बदल सकता है, और जैसे मन हो वैसे परफॉर्म कर सकता है, जो कि वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में नहीं है, वहां पर यह प्रावधान लगभग नहीं है। इट इज ऑलमोस्ट टू द लेवल ऑफ जैज लाइक इम्प्रोवाइजेशन। यहां पर कहें तो ये जस्ट लाइक जैज है। जैज का मतलब होता है इम्प्रोवाइजेशन, इम्प्रोवाइजेशन का मतलब है कि जैसा समय के अनुसार आपने सोचा है ये करना ये है, आपके मास्टर ने, आपके गुरु ने ऐसे बताया कि ऐसे गाना गाना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि सिचुएशन कुछ बदला हुआ है तो आप वहां पर इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। इम्प्रोवाइज का मतलब है सिचुएशन के हिसाब से अपने प्री डिटरमाइंड म्यूजिक को बदल सकते हैं अपने कला के आधार पर। द पीरियड ऑफ कोलोनलिज्म सॉ द इमर्जेंस ऑफ मद्रास, नाउ चेन्नई, एज द हब ऑफ कार्नेटिक रागा। अगर बात की जाए कॉलोनियल पीरियड की, अगर बात की जाए उस समय की, तो उस समय जो मद्रास, जो अभी चेन्नई है, जो अभी भारत देश के एक राज्य तमिलनाडु की राजधानी है, चेन्नई कैपिटल है, वहां पर वो जो मद्रास था वो उस समय हब ऑफ कार्नेटिक रागा, कार्नेटिक रागा का एक हब या फिर कहें तो एक घर हुआ करता था। यहीं पर कार्नेटिक रागा जो है वो सबसे ज्यादा फल फूल रहा था।
जो कार्नेटिक रागा जो है वो साउथ इंडियन रागा के तौर पे भी जाना जाता है। और कार्नेटिक क्षेत्र कौन है, ये हम लोगों ने एक अलग अध्याय में देखा है। कार्नेटिक क्षेत्र यानी कि अभी के आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाले क्षेत्र, जो बंगाल की खाड़ी से लेकर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की तरफ लगते हैं। आगे यहां पर हम लोग ध्यान रखें कि कार्नेटिक और कर्नाटक दोनों अलग अलग है। हालांकि कुछ कुछ जगह पर कार्नेटिक कर्नाटक तक जाता है, कर्नाटक वाले क्षेत्र को कवर करता है, लेकिन कार्नेटिक का मतलब है बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा से लेकर अभी के आंध्र प्रदेश तक, 2 राज्य भारत देश के। इंडियन क्लासिकल इज मेनली अ वोकल नॉट ओनली इंस्ट्रूमेंटल आर्ट। यहां पर क्या लिखा हुआ है, इंडियन क्लासिक जो है वो, इंडियन क्लासिक म्यूजिक जो है वो वोकल यानी कि मौखिक है, सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंटल आर्ट नहीं है। ख्याल इमर्ज्ड ओवर द सेंचुरी एज द वर्नाकुलर एंड रोमांटिक। यहां पर क्या है कि जो इंडियन क्लासिक है वो वोकल है, नॉट ओनली इंस्ट्रूमेंटल आर्ट, क्योंकि यहां पर ख्याल और ये सारी चीजें जो है वो वर्नाकुलर और रोमांटिक जो है वो ओवर द ईयर यूज हुआ है। वर्नाकुलर और रोमांटिक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, इंस्ट्रूमेंट सॉन्ग के तौर पर यूज हुआ है। तो इंडियन क्लासिक इज मेनली अ वोकल वर्जन ऑफ ध्रुपद। ध्रुपद का ये एक वोकल वर्जन है, ये ख्याल नहीं है। ख्याल जो है वो सेंचुरीज तक यानी कि शताब्दियों तक वर्नाकुलर यानी कि स्थानीय भाषा में और रोमांटिक यानी कि रोमांस वाले भाषा में यहाँ पर संगीत कृत्य हुआ करते थे। लेकिन अगर इंडियन क्लासिकल की बात करें तो वो मेनली जो है वो वोकल है, यानी कि वर्जन ऑफ ध्रुपद है, ध्रुपद का एक वर्जन है। अब ध्रुपद क्या होता है, तो ध्रुपद इज द ओल्डेस्ट एक्सटेंट वोकल रिलीजियस एंड एक्रोटिक स्टाइल। ध्रुपद जो है ये ओल्डेस्ट अगर बात की जाए तो सबसे पुराने संगीत का एक रूप है, जहां पर रिलीजियस स्टाइल और धार्मिक और अलग अलग तरीके से यहाँ पर गायन किया जाता है, यहाँ पर म्यूजिक शैली यूज किया जाता है। बोथ द सितार एंड तबला वेर प्रोबेबली इंट्रोड्यूस्ड इन द 18th century टू कंप्लीमेंट ख्याल। डॉक्यूमेंटेड ऑन रिकॉर्ड वेयर प्रोबेबली द पाकिस्तानी ब्रदर नजाकत अली खान एंड सलामत अली खान हु डेब्यूटेड इन 1941। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सितार और जो तबला है उसको अगर देखा जाए तो ये 18वीं शताब्दी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि इसका जो इतिहास है वो 18वीं शताब्दी से शुरू होता है। इसका जो स्थापना वर्ष है या फिर कहें तो इसकी जो उत्पत्ति है वो 18वीं शताब्दी में देखने को मिलती है। और ये इसलिए लाया गया था क्योंकि पाकिस्तान के 2 भाई नजाकत अली खान और सलामत अली खान के द्वारा जो ख्याल टाइप का म्यूजिक था, जो वर्ष 1941 में लाया गया था या फिर वर्ष 1941 के आसपास का था, ख्याल टाइप के म्यूजिक को, ख्याल टाइप के संगीत को चैलेंज करने के लिए, चुनौती देने के लिए या फिर उससे प्रतियोगिता करने के लिए या फिर उसके काट में 18वीं शताब्दी में ही सितार और तबला जैसे वाद्य यंत्रों की उत्पत्ति होता है, ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा ऐतिहासिक घटनाक्रम देखने को मिलता है। अब हम लोग इस कक्षा में यहीं पर रुकते हैं, अगली कक्षा में जब मिलेंगे तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।